क्या ऐसा हो सकता है कि व्यापार करने आई एक कंपनी के लालच दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी आंदोलनों में से एक को जन्म दे दे? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए, आज इसी बात को समझते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे की भूख ने अनजाने में ही एक पूरे राष्ट्र की नींव रख दी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक आइडिया को समझना होगा जो इस पूरे किस्से की रीढ़ है, और वो है राष्ट्रवाद। मतलब एक ऐसी भावना जहां किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी वफादारी अपने देश के प्रति होती है। और यही वो सोच थी, यही वो भावना थी जो धीरे धीरे भारत की जमीन पर पनपने लगी थी। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी के बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शक्ति का खेल शुरू किया, और इस खेल के पीछे उनका मकसद बिल्कुल साफ था। देखिए, ये कोई सीधा साधा मसालों और कपड़ों का व्यापार नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरा सोचा समझा प्लान था, लगातार जमीनों पर कब्जा करने और उससे बेहिसाब मुनाफा कमाने का। ये जो तारीखें हैं ना, ये अपने आप में कहानी कहती हैं। आप देखिए, 1750 में ये खेल शुरू होता है और सिर्फ 15 साल बाद 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े इलाकों पर कब्जा कर लेती है। और फिर 1804 आते आते वो दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह तक की ताकत छीन लेते हैं। मतलब एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिख रहा था। तो जब कंपनी की पकड़ इतनी मजबूत हो गई, तो जाहिर है उसके कदम और भी बेखौफ हो गए। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी बन चुकी थी। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बदलाव नहीं था, नहीं, ये उस समय की सत्ता के दिल पर एक गहरी चोट थी। सोचिए, 1837 तक दिल्ली के ताकतवर मुगल बादशाह की हालत ये हो गई थी कि वह सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। और फिर जैसे कि ये काफी नहीं था, 1856 में आया वो आखिरी और सबसे अपमानजनक आदेश जिसने सत्ता के पारंपरिक केंद्र पर कंपनी के दबदबे की मोहर लगा दी। हुक्म था, बादशाह को लाल किला खाली करना होगा। लेकिन बात सिर्फ अपमान तक नहीं रुकी। कंपनी अब कब्जे की रफ्तार को और भी तेज करना चाहती थी, और इसके लिए वो एक नई नीति लेकर आई, डलहौजी की हड़प नीति। नियम बेहद सीधा और क्रूर। अगर किसी भारतीय राजा की मौत हो जाती है और उसका कोई अपना बेटा नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे कंपनी का हो जाएगा। और इसका नतीजा विनाशकारी था। सतारा, झांसी, नागपुर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो रियासतें हैं जो एक के बाद एक इस नीति का शिकार बनती गईं और कंपनी के बढ़ते साम्राज्य में समा गईं। तो जाहिर है, जब एक के बाद एक रियासतें छिन रही थीं, इतना अपमान हो रहा था, तो अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा था, और इसकी एक प्रतिक्रिया वो तो होनी ही थी। राजनीतिक बेइज्जती, अपनी ही जमीन पर अधिकार खो देना और लगातार कब्जा, इन सब चीजों ने मिलकर पूरे भारत में अन्याय की एक साझा भावना पैदा कर दी, एक साझा दर्द। और यही वो चिंगारी थी जिसने अलग अलग जगहों पर बैठे लोगों को एक साझे दुश्मन के खिलाफ एक साथ ला खड़ा किया। और विडंबना देखिए, जिन कदमों से कंपनी अपनी सत्ता मजबूत कर रही थी, असल में उन्हीं कदमों से वो अपने खिलाफ एक आंदोलन के बीज बो रही थी। इसी गहरे गुस्से और असंतोष की जमीन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ, एक ऐसा संघर्ष जिसे आखिरकार आज़ादी की मंजिल तक पहुंचना ही था। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि कैसे सिर्फ मुनाफे और ताकत की अंधी दौड़ कभी कभी इतिहास में ऐसे अनएक्सपेक्टेड, ऐसे अनसोचे नतीजों को जन्म दे सकती है।